सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको लगातार मैं सॉल्व करा रहा हूं। कई पेपर्स करा चुका हूं और राजन पवन सीरीज जो है वो कंप्लीटली सॉल्व करा चुका हूं और आपके पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं। तो सब कुछ आपका मैथ में हो गया है। मास्टर क्लास भी पहले लिया हुआ है, आप बोलेंगे तो दोबारा मैं मास्टर क्लास भी ले लूंगा। अब यहाँ पे आज जो हम देखने वाले हैं, आपके 2020 में जो आपका पेपर हुआ था, 2020 का जो पेपर हुआ था आपका, उसको हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे आपको खुद एनालाइज करना है कि पेपर कैसा आया था और मैं कितने समय में सॉल्व कर पा रहा हूं, कितने नंबर मेरे सही सॉल्व हो रहे हैं। तो कॉपी पेन लेकर के आपको बैठना है और खुद से सॉल्व करना है एक एक प्रश्न को और उत्तर को मिलाना है। अगर उत्तर गलत है आपका तो देखना कि आपसे गलती कहां हो रही है और खुद को स्कोर करते रहना है, ठीक है। और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कितने टाइम में आप पेपर को सॉल्व कर ले रहे हैं। अब चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न है, cos a बराबर 0 हो तो a का मान होगा। a का मान पूछ रहा है। अब देखिए, cos a बराबर 0 है और 0 को क्या लिख सकते हैं। देखिए, 0 cos का मान 0 कब होता है, cos 90 0 होता है। तो cos के जगह 0 की जगह हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री। अब cos cos हट जाएगा और a बराबर मिल जाएगा हमको 90 डिग्री, यानी कि कोण जो a का मान होगा वह कितना होगा, 90 अंश। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 है। यहाँ पे आंकड़े 5 7 9 8 7 7 7 5 3 5 का बहुलक है। बहुलक मतलब कि इस दिए गए आंकड़े में वह कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको 7 जो है वह यहाँ पे 4 बार देखने को मिल रहा है और 5 जो है वह 3 बार देखने को मिल रहा है और 9 अगर देखें तो 2 बार देखने को मिल रहा है। तो सबसे अधिक बार जो आ रहा है वह 7 आ रहा है। तो ये जो हो जाएगा 7 हमारा बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 बहुलक होगा, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3 है, अंडर रूट b बाई ए इंटू अंडर रूट सी बाई बी इंटू अंडर रूट ए बाई सी का मान होगा। तो अब देखिए, करणी में कहीं अगर a बाई बी लिखा है इस तरीके से, तो इसको हम लोग इसी घात की, जैसे यहां 2 घात की करणी है, करणी की घात लिखी नहीं है, तो इसी करणी के साथ ये अंश में भी करणी लग जाएगी और हर में भी करणी लग जाएगी। इसको अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है अंडर रूट बी बाई ए, इसको रूट बी बाई रूट ए लिख सकते हैं और इनटू इसको रूट सी बाई रूट बी लिख सकते हैं और इसको रूट ए बाई रूट सी लिख सकते हैं। अब देखिए, रूट ए से रूट ए कट जाएगा, रूट सी से रूट सी कट जाएगा, रूट बी से रूट बी कट जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये कट कटा के मान जो हो जाएगा आपका, सभी अंश और हर आपस में कट गए तो मान बचा क्या, 1। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 है, एक वृत्त का व्यास 12 सेमी है, वृत्त की परिधि है। जब वृत्त का व्यास 12 आपको दिया है तो आपको वृत्त की परिधि बताना है। अब देखिए, वृत्त की जो परिधि होती है वह कितनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और ये देखिए, ये हो गया आपका, इसको लिख सकते हैं 2r इंटू पाई भी तो लिख सकते हैं। और 2r व्यास क्या होता है हमारा, 2r जिसका मान दिया गया है 12, तो ये हो जाएगा 2r के जगह 12 लिख देंगे और 12 पाई जो हो जाएगा ये हमारा मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आ में दिया गया है 12 पाई, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो अलग से आप लिखते r बराबर 6 और फिर वही यहाँ पुट करते तब भी 12 पाई आता। तो हमने सीधे 2r की वैल्यू 12 रख दी है, 12 पाई सेंटीमीटर
ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आ यहाँ पे जो दिया गया है, ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 5 है, समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। अब कोई भी आप चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की बात छोड़िए, कोई भी चतुर्भुज आप बना लीजिए, उसमें 4 अंतः कोण होंगे, मतलब उसके अंदर 4 कोण आपको ये मिलेंगे। और हमेशा ही कोई भी चतुर्भुज आप कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना दीजिए, उसके जो चारों अंतः कोणों का योग होता है वह होता है 360 अंश। और इसी 360 अंश को चाहे तो आप लिख सकते हैं 4 गुणे 90 अंश, और 90 अंश को बोलते हैं समकोण। तो यहां से ये हो जाएगा 4 समकोण, जो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है वह 4 समकोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे 4 समकोण, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, वैसे चतुर्भुज में चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न संख्या 6 है। अब 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पी हो गए, ये पांचों आपने सही कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को शुरू करते हैं। अब यहाँ अभी तक आपको क्या ऑप्शंस चूज करके लिखने होते हैं, अब यहाँ पे आपको एक लाइन में उत्तर देना होता है अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में। देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 के घाते n, n का मान, n क्या है, सिक्कों की संख्या, तो 2 के घाते 2 यानी कि 4 घटनाएं घटित होती हैं। कौन कौन सी, जैसे ये एक सिक्का है आपका, ये एक सिक्का है, इस सिक्के पे क्या आ सकता है, हेड और टेल, और इस पे भी हेड टेल कुछ भी आ सकता है। ठीक, दोनों सिक्का आपने उछाला, मान लेते हैं कि पहले पे हेड आया और दूसरे पे टेल आया, या फिर पहले पे टेल आ गया और दूसरे पे हेड आ गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए या फिर दोनों पे हेड आ जाए। ये 4 घटनाएं हो सकती हैं, और इन 4 घटनाओं के अलावा कोई अलग घटना नहीं होगी। आपके पास सिक्के होंगे, उछाल करके 2 सिक्कों को एक साथ उछालिएगा और क्या रिजल्ट आ रहा है ये आप देखिएगा। तो हो सकता है कि दोनों सिक्कों पे आपको हेड और टेल, पहले पे हेड मिले दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल, या फिर दोनों पे हेड। ये 4 घटनाएं होती हैं। और बोला कि दोनों सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना, एक साथ शीर्ष आने की संभावना मतलब एक साथ दोनों पे हेड आने की संभावना। तो दोनों पे हेड आने की संभावना क्या होगी, ऐसी घटना। देखिए, अब जब हम संभावना देखते हैं, संभावना का मतलब क्या होता है, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए सीधे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी आपका होता है अनुकूल घटना, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अब अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, अनुकूल घटना क्या है, यहां पे आप चाह रहे हैं कि दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए, तो ऐसी कितनी घटना है, ऐसी एक घटना है, और कुल घटनाएं कितनी है, 4। तो यहाँ पे 1/4 ये आपकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो 1/4 आपका उत्तर हो जाएगा। यही इतना आपको सॉल्व करना था। ये 4 घटनाएं आप दिखा देते, ये फॉर्मूला लिख देते और वैल्यू पुट कर देते ही आपको यहाँ पे संभावना मिल गया कितना, 1/4। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7 है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है, लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन आपको पता है, इस प्रकार से जो आपका सिलेंडर होता है इसी को लंबवृत्तीय बेलन बोलते हैं। और इसमें आपको पता है कि आधार में वृत्त और यहाँ ऊपर वृत्त होता है, और बाकी ये पूरा सिलेंडर होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये आपको दिया गया है कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा क्या,
बेलन का आधार क्या होता है, वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बेलन का आयतन, देखिए बेलन की ऊंचाई h भी दिया गया है जो कि है 10 सेमी। अब आपको निकालना क्या है, बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसी आधार का जो क्षेत्रफल है और गुणे ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है आपके बेलन के आयतन का फॉर्मूला। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, पुट कर दीजिए 100, और एच की वैल्यू पता है हमको 10। 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये मान आ जाएगा। ठीक, तो बेलन का आयतन आपका कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 8 है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 को हल कीजिए। अब हल करने का मतलब मैंने आपको बार बार बताया है, जहां भी हल लिख दे वहां आपको x का मान निकालना होता है, x की वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे x का मान आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, यही आपका समीकरण है। x का गुणांक कितना है 1, और ये कितना है 10 कांस्टेंट, गुणा करेंगे 10 आएगा, यानी कि b का जो मान है, ये जो 7 है x का गुणांक, इसको दो पदों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा 10 के बराबर आना चाहिए और जोड़ने पे 7 के बराबर। तो हम यहाँ पे दो पदों में जोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे इसको, 7x को लिख सकते हैं 5x धन 2x, और ये धन 10 बराबर 0। ठीक, देखिए यहाँ पे कोई अंतर हमने नहीं किया है, ये जो 7x था इसको 7x ही रखा है, बस इसको 5x धन 2x लिख दिया है। अब देखिए पहले दो पदों में x कॉमन मिल रहा है, हमको x कॉमन ले लेंगे तो x धन 5 बचेगा, और यहाँ बाद वाले दोनों पदों में देखिए 2 कॉमन मिल रहा है तो x धन 5 यहाँ भी बच जाएगा और बराबर 0। अब देखिए x धन 5 यहाँ भी है और x धन 5 यहाँ भी है, तो x धन 5 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पे बचा धन 2 बराबर 0। ठीक, अब इसके बाद हल हमको जब करना है तो हमको x का मान चाहिए, तो x का मान जब हमको निकालना होता है तो x को एक तरफ रखते हैं और बाकी चीजों को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, एक बार x धन 2 को बराबर के उधर भेज देंगे और एक बार x धन 5 को बराबर के उधर भेज देंगे। देखिए x धन 5 को बराबर के उधर भेज दीजिए तो x धन 2 बराबर 0 बटे x धन 5 मिल जाएगा। अब शून्य में किसी संख्या से अगर भाग होता है तो मान क्या आता है, 0 आता है। तो x धन 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, धन 2 को उधर भेजेंगे -2 हो जाएगा। ठीक, एक मान ये आपका x का मिल गया। अब यहीं पे यहाँ पे देखिए जब x धन 5 गुणे x धन 2 बराबर 0 था तो हमने x धन 5 को उधर भेज दिया था बराबर के, और ये 0 के बटे में हो गया था तो हमको मिल गया था x धन 2 बराबर 0। अब हम x धन 2 को अगर उधर भेज दें तो हमको मिल जाएगा x धन 5 बराबर 0, और ये हो जाएगा x बराबर -5। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा मान x का एक मान आ गया -2 और एक मान आ गया -5। x की दो वैल्यू यहाँ पे निकलेगी क्योंकि यहाँ x की घात जो है, जो समीकरण की घात है वह 2 है, तो 2 ऐसे मान होंगे जिसके लिए ये यहाँ पे अगर -2 रख देंगे मान आप तो इधर भी 0 मिल जाएगा, और -5 मान रख देंगे तो भी 0 मिल जाएगा। ये दो x की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे, बाकी और किसी वैल्यू के लिए दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। ठीक, तो ये आप समझ गए इस समीकरण को हल करना बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब एक वृत्त की त्रिज्या अगर बोले r1 r है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या बोला कि इसकी 4 गुनी है तो कितनी होगी, 4r होगी। ठीक, तो पहले वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है वो 4 गुनी 4r होगी, जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। ठीक, या आप ऐसा अगर लिखना चाहते हैं तो
जैसे इसमें लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो किसी को भी 4 गुना रख सकते हैं, चाहे पहले को ही आप रख लीजिए 4r और दूसरे को रख लीजिए r। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब पहले वृत्त के क्षेत्रफल की अगर एरिया A1 कहें तो ये होगा पाई r1 का स्क्वायर और A1, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, R1 का मान कितना है 4r है, तो हो जाएगा 4r का स्क्वायर और A1 बराबर हो जाएगा पाई इंटू 16 इंटू आर स्क्वायर। अब A2 निकालिए, A2 भी होगा पाई R2 का स्क्वायर और R2 की वैल्यू कितनी है R, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ये A2 की वैल्यू हमको मिल गई। अब देखिए हमको अनुपात निकालना है, तो A1 बटे A2 करेंगे। A1 का मान है 16 पाई R स्क्वायर और इसका मान है पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर कट जाएगा, यहां बटे में बचेगा 1, तो A1 अनुपाते A2 की अगर बात की जाए तो ये 16 अनुपाते 1 का अनुपात आएगा। तो वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात हो जाएगा वह 16 अनुपाते 1 अनुपात हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको R2 को 4R रखते तो यही 1 अनुपाते 16 आता। ठीक, बस इतना अंतर होता। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 10 है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज यदि कोण A बराबर 55 अंश, कोण B बराबर 60 अंश, तो कोण C और कोण D का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस तरीके से एक वृत्त बना लीजिए और इस पे बिंदु आप दिखा दीजिए, A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु और D बिंदु। ठीक, तो ये A B C बिंदु और D बिंदु और फिर ये आपका मिला दिया हमने, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब कोण A का मान जो हमको दिया गया वह 55 अंश दिया गया है और कोण B का मान जो दिया गया है 60 अंश मान दिया गया और कोण C और कोण D का मान पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमको नियम पता होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे कोण A जो 55 अंश है और कोण C जो है, कोण A का सम्मुख कोण कोण C होगा। ये आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए कोण A के बगल वाला ये जो है B कोण है और D कोण है, लेकिन सम्मुख एक ही है, इसके सामने A के ठीक सामने C है, तो इसी को बोलते हैं सम्मुख कोण। और नियम होता है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग जो होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। तो यहां से लिख सकते हैं कि कोण A और कोण C का जो योग होगा वह बराबर होगा 180 अंश के, और कोण A का मान हमको दिया गया है 55 अंश और कोण C बराबर, यहां से अगर निकालें तो 55 अंश को उधर भेजेंगे, 180 में से घट जाएगा 55 अंश, तो बचेगा क्या 125 अंश। यानी कि ये आपका मान जो मिल गया कोण C का 125 अंश यहाँ पे मिल गया। अब ये देखिए 60 अंश है तो D का मान निकालेंगे तो ये 120 अंश आ जाएगा। तो कोण D का जो मान हो जाएगा वह फिगर से ही हमने देख लिया। इसके लिए भी ऐसे आप लिख लीजिएगा 3 लाइन, तो ये आपका हो जाएगा 120 अंश कोण D। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपने दोनों कोणों को यहाँ पे निकाल दिया, 1 नंबर ये आपके बन गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का भी मान वही होता है 1/2 और tan 45 का मान होता है 1। तो हाफ प्लस हाफ ये हो जाएगा 1 और प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आधा आधा जोड़ेंगे, ये कितना होता है 1/2 मतलब आधा, तो आधा आधा 1 हो गया और प्लस 1 2 के बराबर हो गया, यानी कि इनका जो मान हो जाएगा वह कितना आएगा 2। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे अति लघुत्तरीय प्रश्न आपने कर लिए। ये 11 नंबर तो एकदम बिल्कुल सही ही होने चाहिए आपके। ठीक है,
बाकी ये जो अब लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं, ये 2 नंबर के प्रश्न होते हैं और इनमें थोड़ा सा सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने में हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो जाए आपसे, तो आपके नंबर कट सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 11 नंबर ये कोशिश करिएगा कि इसमें कोई गलती ना हो 11 नंबर में, क्योंकि 12 नंबर आपको कम से कम लाने होते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो आपको कम से कम पूरे नंबर ही लाने हैं। 25 नंबर, 20 से ऊपर तो रहना ही रहना है। अगर जितना मैंने पढ़ा दिया तो वो आप अगर कर लोगे तो 25 में 25 लेकर के ही आओगे। और लगातार 5 वर्षों से मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो मैंने पढ़ाया नहीं है और उससे अलग कभी आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को। देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको ये क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको x y दोनों दिख रहे हैं, मतलब कि ये 2 चर वाले समीकरण हैं और 2 समीकरण आपको दिए गए हैं। यानी कि इन दोनों समीकरणों को हल करके आपको मान निकालना है x और y का। और इनको हल करने की 2 विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि होती है, एक होती है विलोपन विधि, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी विधि लगा सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ x को एक तरफ कर लिया और x का मान निकाल करके फिर इस दूसरे वाले समीकरण में रख दिया। और फिर विलोपन विधि में हम क्या अपनाते हैं, विलोपन विधि में हम समीकरणों को या तो जोड़ लेते हैं, पहले तो हम इनके गुणांक को बराबर करते हैं, किसी एक x के गुणांक को बराबर कर लेंगे या दोनों समीकरणों में y के गुणांक को बराबर कर लेंगे, या फिर उसके बाद हम जोड़ या घटाना करके जैसे भी ये खत्म हो रहे हो उनको खत्म कर देते हैं। अगर समान चिन्ह है तब घटा लेंगे और अलग चिन्ह है तो हम जोड़ देंगे, ठीक। ये हम करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपली आप देखिए कि x का जो गुणांक है वह 2 है। हम क्या करते हैं, विलोपन विधि अब मैं यहाँ पे आपको कराने जा रहा हूं। विलोपन विधि में आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि x के गुणांक को देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, ठीक। अब इनके देखिए ये संख्या अंतर ज्यादा है, बल्कि आप y के गुणांक को देखेंगे तो ये 3 है, ये 2 है, दोनों छोटे छोटे अंक हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब इसके और इसके गुणांक को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसका जो गुणांक है 2, इसका 2 का गुणा कर दीजिए यहां, और इसका जो गुणांक है 3, इसका 3 का गुणा कर दीजिए यहां, ठीक है। पूरे समीकरण में 3 का गुणा इसमें कर दीजिए और इसमें 2 का पूरे में गुणा कर दीजिए। तो 2 का पूरा गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y बराबर 26 के, और यहां पूरा 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21x माइनस 6y और बराबर 60 के, ठीक। तो यहां पे आपने देखा कि किस तरीके से हमने दोनों y के जो गुणांक हैं उनको बराबर कर लिया। अब बराबर करने के बाद हमने देखा कि दोनों जो है माइनस है, तो अब हम क्या करेंगे कि घटा देंगे। घटाने से क्या होगा कि एक का जो चिन्ह है वो धन हो जाएगा और इससे क्या होगा कि दोनों आपस में कट जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इसीलिए इसका नाम है विलोपन विधि। विलुप्त होने का मतलब क्या, खत्म हो जाना। तो एक को हमने खत्म कर दिया, बिल्कुल विलुप्त कर दिया। तो यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ पे आप घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो नीचे वाले जितने हैं इनका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे धन 21x था तो ऋण 21x हो गया, और ये माइनस 6y था तो ये प्लस 6y हो गया, ये धन 60 था तो ऋण 60 हो गया। अब देखिए 4x में से 21x घट जाएगा तो 17x बच जाएगा, माइनस 6y में धन 6y जुड़ जाएगा तो 0 बचेगा। और इसके बाद देखिए 26 घटाएंगे इसमें से तो कितना बच जाएगा आपका, ये 60 में से 26 घट रहा है तो ये माइनस 34 बचेगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए x बराबर क्या होगा, माइनस 34 बटे माइनस 17, माइनस से माइनस कटा, 17 से कट गया कितना 34 दो बार में, तो x का मान कितना आ गया 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसके बाद देखिए x का मान जब हमको 2 मिल गया तो हम x का मान किसी भी इन दोनों समीकरणों में रख देंगे
तो हमको y का मान मिल जाएगा। पहले ही समीकरण में रख लीजिए, तो 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे y बराबर 13, ये हो गया। अब 4 माइनस 3y बराबर 13 और माइनस 3y बराबर 13 माइनस 4। ठीक, अब इसके बाद देखिए -3y बराबर हो जाएगा 9 के, और y बराबर हो जाएगा 9 बटे -3, और y बराबर 3 से काटेंगे तो ये -3 बचेगा। y का मान हमको कितना मिल गया? -3, और x का मान मिल गया 2। ठीक, तो इस तरीके से विलोपन विधि से आसानी से आपने सॉल्व कर लिया इसको। ठीक, समझ में आ गया बिल्कुल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा संख्या 13। निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको देखिए 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल और 18 साल के यहाँ पे छात्रों की आयु इस तरीके से दी गई है। 10 वर्ष के 4 छात्र, 12 वर्ष के 8, 14 वर्ष के 12, 16 वर्ष के 6, 18 वर्ष के 10 छात्र हैं, और यहाँ पे आपको इन छात्रों की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको आयु दी गई है, बारंबारता दी गई है। अब हमको जो चाहिए निकालने के लिए माध्यिका, जैसे सबसे पहले जब आंकड़े लिखे रहते हैं, जैसे संख्याएं दी रहती हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उनको क्रम से लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ तो क्रम से लगे ही हुआ है, देखिए 10, 12, 14, 16, 18। लेकिन जब इस तरीके से सारणी में दिया है तो हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि जैसे वहां पे जब माध्यिका हम निकालते हैं तो हमको पता चलता है पांचवा पद माध्यिका है, 6वां पद, 10वां पद, 12वां पद। तो यहाँ पे हमको पद नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा पद कहाँ है। तो इसके लिए हम एक अलग सारणी बनाते हैं। अलग क्या सारणी यही रहती है, एक कॉलम और बढ़ा देते हैं संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता का। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आयु और फिर लिख लीजिए बारंबारता, छात्रों की संख्या इसमें आ जाएगा, और इसके बाद आएगा संचयी बारंबारता। ठीक, अब देखिए छात्रों यहाँ पे आयु जो है वो है कितना, 10, 12, 14, 16 और 18। ये क्या है, ये आयु है छात्रों की। इसके बाद देखिए संख्या कितनी है, 10 आयु वाले की 4 है, और 12 की 8, फिर 12, फिर 6, फिर 10। ठीक, ये बारंबारता हो गई। अब इसके बाद संचयी बारंबारता देखिए कैसे लिखते हैं। 10 वर्ष के 4 छात्र हैं, 10 वर्ष के 4 छात्र हैं, और इससे पहले कोई छात्र नहीं है, मतलब 9 वर्ष 8 वर्ष का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, कोई छात्र नहीं आया है। तो 0 धन 4 कितना हो जाएगा, 4। तो 10 वर्ष के 4 छात्र हमको मिल गए। इसके बाद देखिए फिर 12 वर्ष के 8 छात्र मिल रहे हैं। अब 4 छात्र पहले से थे, 8 आंकड़े और आ गए हमारे पास 12 वर्ष के। तो कुल कितने आंकड़े हो गए, 12। अब 12 छात्र हो गए और 14 वर्ष के 12 और आ रहे हैं, तो 24 हो जाएगा। और 24 पहले से थे, 6 और आ रहे हैं, ये 30 हो जाएगा। और 30 पहले से थे, 18 वर्ष के 10 छात्र और आ रहे हैं, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये यहाँ पे आपका संचयी बारंबारता हो गया। ये सारणी आपको बना लेनी होती है जब भी आपको इस तरीके से अगर सारणी दी गई है और आपको माध्यिका निकालना है। तो अब देखिए, अब माध्यिका का फॉर्मूला आपका लगेगा, कब लगता है, जब 40 छात्रों का दिया गया है आपको आंकड़ा, तो n का मान कितना हो गया, 40 हो गया। और 40 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम के केस में माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, लिखिए, सम के केस में माध्यिका बराबर होता है n/2 वें पद का मान प्लस n/2 धन 1 वें पद का मान, और पूरे के बटे 2, 2 पदों का योग बटे 2। ठीक, इस पद का मान धन इस पद का मान बटे 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे n का मान जो है 40 है, 40 बटे 2 यानी कि 20वें पद का मान, और प्लस n/2 यानी कि 20 और धन 1 21वें पद का मान, और बटे पूरे के 2।
अब इसके बाद देखिए 20वां पद कहाँ है। अब हमारा मेहनत जो है वो यहाँ पे रंग लाएगा। 20वां पद है कहाँ, इसको आप देख करके नहीं बता सकते हैं 20वां पद कहाँ है। अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो साफ साफ दिखेगा, यहाँ तक 4 पद आए, यहाँ तक 12 पद आए, और 12 से लेकर के 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 21वां 22वां 23वां और खुद 24वां, ये सब इसी में आए हैं। ठीक है, तो आपको जो पद मिल जाएगा 20वां और 21वां, उसका मान कितना होगा, उसका मान ये देखिए, यहां पद की संख्या है, कौन सा पद कहां है, और उसका मान यहां है, तो इसका मान 14 होगा। 20वें और 21वें पद का जो मान होगा, दोनों का मान 14 होगा, और बटे 2 ये कितना मान आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगी 14। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपने माध्यिका निकाल लिया। माध्यिका हमारी क्या होगी, 14 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू निकालना है और सीधे सीधे बस आपको वैल्यूज पुट करना है, आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम साइन कॉस टैन इन तीनों का याद कर लीजिए, तो बाकी तो आप लिख ही लोगे। जैसे यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि हमको कॉट 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए। ये पता होने के लिए अगर आपको tan 45 का भी मान पता है तो आप निकाल लोगे। tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पे cot 45 का 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो cot भी का मान कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब सेक 60 का मान याद नहीं है आपको, कम से कम cos 60 का मान याद होना चाहिए। cos 60 होता है 1/2, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर सेक 60 की जगह कितना लिखेंगे 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, और प्लस ये कितना है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 घट जाएगा और ये बच जाएगा कितना 1/4। मान कितना आ गया 1/4। इसके बाद देखिए संख्या 15 है, एक घनाभ की माप 98 गुणे 42 गुणे 18 सेंटीमीटर है, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। अब जो यहाँ पे बोल रहा है वो आप समझने का प्रयास करिए। आपको एक घनाभ की माप दी गई है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये आपको दिया गया है। अब बोल रहा कि जितना इसका आयतन है, अगर इसी के बराबर एक घन बनाना हो सेम आयतन का, तो उसकी भुजा कितनी होगी ये आप बताइए। तो यहां से हमको साफ पता चल गया कि जो घन का आयतन है वह बराबर है घनाभ के आयतन के। अब मान लेते हैं कि घन की भुजा a होगी, तो घन का आयतन कितना होगा a क्यूब, और घनाभ का आयतन कितना है, घनाभ का आयतन यहाँ पे दिया गया है भुजाएं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यही होता है, तो 98 गुणे 42 गुणे 18, और a क्यूब है, और उसको क्यूब को उधर भेजेंगे तो इधर आके ये क्यूब रूट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, उसके बाद उसका क्यूब रूट आप फाइंड करोगे। तो सबसे अच्छा है कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ पे हम ट्रिक खेलेंगे कि हम जितनी भी संख्याएं हैं इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेंगे, और हमको 3-3 का पेयर हम बना लेंगे, और क्यूब रूट हमारा आसानी से फाइंड हो जाएगा। देखिए 98 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 49 लिख सकते हैं, 49 का दूना 98, 49 को कितना लिख सकते हैं 7 सत्ते 49 होता है, तो 7 गुणे 7, तो 98 को हमने लिख दिया 2 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए 42 हमारा होता है कितना 2 गुणे 21, और 21 कितना होता है 21 होता है, 21 को तोड़िए, 21 होता है हमारा 3 सत्ते 21, तो 3 गुणे 7, ये हो गया। ठीक, और 18 को कितना लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, 2 गुणे 9, और 9 को लिख देंगे 3 गुणे 3। ठीक, तो बहुत ही प्यार से यहाँ पे देखिए
जो इनको था, इनको हमने बहुत अच्छे से तोड़ा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए क्यूब रूट में 3 3 का पेयर आप बनाइए। 3 3 का पेयर आप बनाएंगे तो देखिए 2 का कितनी बार गुणा है, 1 2 3, 2 का 3 बार गुणा है, और 7 का देखिए 1 2 3, 3 बार 7 का गुणा है, 3 बार 7 का गुणा, और 1 2 3, 3 बार 3 का गुणा है। तो यहाँ पे अपने आप ही ये सेट हो गए। और अब इसके बाद यहाँ पे 2 का क्यूब है तो 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 2 का 3 बार गुणा है, 7 का 3 बार गुणा है, और 3 का 3 बार गुणा है। तो 2 का गुणा 3 में कर दीजिए तो 6 और 6 सत्ते 42, 42 और सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी भुजा हो जाएगी घनाभ की वह कितनी हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसानी से आपने निकाल लिया इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहा है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी व्यास है, ओ केंद्र है, ए ओ बी व्यास है, वृत्त आपको दिख रहा है, वृत्त पर बिंदु सी, वृत्त पर बिंदु सी और डी इस प्रकार है कि कोण सी ए बी का मान 30 अंश है, कोण ए बी डी का मान 40 अंश है। ठीक, तो कोण सी ए डी और सी ए बी आप ज्ञात कीजिए। ये दोनों कोण हमको नहीं दिया गया है, ये कोण हमको नहीं दिया गया है, केवल 2 कोण हमको प्रश्न में दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको ये फिगर दिया गया है प्रश्न में, आपको प्रश्न में वो तो सॉल्यूशन वाला फिगर हो जाएगा। ये फिगर आपको दिया गया है और ये आपका प्रश्न है। प्रश्न में आपको 2 कोण दिए गए हैं, सी ए बी और ए बी डी। अब आपको क्या निकालना है इस पे ध्यान दीजिए, सी ए डी निकालना है, सी ए डी यानी कि ये पूरा कोण, और आपको क्या निकालना है, सी बी डी यानी कि ये पूरा कोण। ठीक, तो अब आप समझिए यहाँ पे जब आपको निकालना है ये दोनों कंप्लीट कोण, तो देखिए ये आधा कोण हमको लगभग पता है, आधा नहीं मतलब कि ये 2 पार्ट में अगर हम कोण सी ए डी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये बराबर होगा सी ए बी, कोण सी ए बी धन कोण बी ए डी, कोण बी ए डी। हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये कोण और ये कोण को अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरा कंप्लीट कोण हमको मिल जाएगा, यही यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो यहीं पे अगर बी ए डी का किसी तरह मुझे मान पता चल जाए तो मैं बता दूंगा कि ये पूरा कोण होगा क्यों कितना, क्योंकि ये कोण मुझे पता है, बस ये वाला निकालना है। ये कोण कौन सा है, बी ए डी। तो यहाँ पे अब सोचिए कैसे निकाल सकते हैं बी ए डी, तो बी ए डी आप निकाल सकते हैं। देखिए ये ए ओ बी, ये क्या है, ये व्यास है, ये वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रहा है और इसी के द्वारा यहाँ पे बिंदु डी पे कोण बनाया जा रहा है। तो ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, जो ये कोण डी है ये व्यास के द्वारा बनाया गया कोण है। ठीक है, मतलब कि ऐसी जीवा के द्वारा जो व्यास है यहाँ पे बनाया गया कोण है, ऐसे कोण को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण। और ऐसा कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में हमको ये कोण 90 अंश मिल गया, ये कोण 40 अंश मिल गया। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण आपका 90 40 130, 130 घट जाएगा 180 में से, तो आ जाएगा 50 अंश, 50 डिग्री। ये कोण जो हो जाएगा आपका कोण बी ए डी, यहां से हमने निकाल लिया कोण बी ए डी। तो 30 धन 50, तो ये कोण हमारा मिल गया हमको 80 अंश। पूरा इस कोण का जो मान हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा। और इसी तरीके से ऊपर वाले त्रिभुज में देखेंगे तो ये भी अर्धवृत्त में कोण सी जो है, ये भी अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, तो ये 90 अंश का, और ये 30 अंश 120 अंश, ये होगा 60 अंश का, यानी कि ये पूरा कोण जो हो जाएगा कोण
सी बी डी ये हो जाएगा 60 धन 40 100 अंश का। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये आपने दोनों कोणों का मान यहाँ पे निकाल लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, दो अंकों की एक संख्या का योग 12 है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब बोला कि दो अंकों की एक संख्या है, जो है संख्या का योग 12 है, दो अंकों की एक संख्या। अब मान लेते हैं कि हमारी जो संख्या है उसके इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, ये हमने माना। और बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या का योग 12 है। देखिए कितना कुछ इसमें छुपा हुआ है। जैसे कैसे कोई संख्या 66 हो तो इसके दोनों अंकों का योग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 धन 6। ठीक, तो इसी तरीके से इसने बोल दिया। अब देखिए, अब जो बोल दिया कि दो अंकों की एक संख्या का योग 12 है, यानी कि x धन y का योग क्या है, 12 है। ठीक, अब अगर बोला कि यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। अब देखिए, जब इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो संख्या क्या होगी, दहाई के अंक में 10 का गुणा करेंगे और इकाई के अंक को जोड़ देंगे, ये आपकी संख्या हो जाएगी। संख्या ऐसे लिखी जाती है, क्यों? क्योंकि जैसे 66 मैंने आपको बताया, तो 66 कैसे आता है, इस 6 में 10 का गुणा होता है और ये 6 जोड़ दिया जाता है, तब 66 मिलता है। ठीक, तो इसी तरीके से ये हम संख्या इस तरीके से लिखेंगे। और जब अंक पलट जाएगा, अंक बदलने पर संख्या अगर लिखा जाए तो वो क्या होगी, इकाई का अंक दहाई पे चला जाएगा, यानी कि 10 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस y इकाई का अंक हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो कह रहा है कि यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, यानी कि इस संख्या में से 10y प्लस x में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या का अंकों का स्थान जो है बदल जाता है, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा 10x प्लस y के। अब यहाँ पे संख्या आपको निकालना है तो इधर ले आइए 10x प्लस y को, तो इधर आकर के -10x और -y हो जाएगा और ये बराबर 36 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 10y में से y घटेगा 9y हो जाएगा और यहाँ पे x में से 10x घट जाएगा तो -9x बराबर 36 और 9 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 36 और 9 से भाग दे दीजिए तो y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो गया y माइनस एक्स बराबर हमको 4 मिल गया। तो ये एक हमारा पहला समीकरण हो गया, ये हमारा एक दूसरा समीकरण हो गया। देखिए दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो जो आपकी विलोपन विधि मैंने आपको बताया x प्लस वाई बराबर 12 और इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स धन वाई, क्योंकि x के सामने माइनस लगा है y के प्लस, तो माइनस एक्स धन वाई बराबर 4 इसको लिख देंगे। तो इस तरीके से दोनों समीकरणों को हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हमारे लिए चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो गुणांक है वह 1 और -1 है, तो सिंपली यहाँ जोड़ना ही है। जोड़ेंगे तो x में से x घट जाएगा, शून्य हो जाएगा और y धन y ये 2y हो जाएगा और बराबर 16 और y बराबर कितना आ गया, 8। y का मान आ गया 8 और x का मान कितना हो जाएगा आपका, x का मान यहाँ पे 8 रख दीजिए तो x धन 8 बराबर 12, तो x का मान कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 4, तो x का मान आपको मिल गया 4। यानी कि आपकी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 10y, यानी कि 80 4 84, संख्या आपकी हो जाएगी 84। ठीक, और इसी 84 में से अगर आप 36 घटा देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 48। तो आपने इस तरीके से क्रॉस चेक भी कर लिया कि हमने उत्तर सही निकाला है या नहीं निकाला है। तो बहुत ही आसानी से
आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जब भी आपको संख्या मानना होगा तो इकाई दहाई के अंकों को मानिएगा और इस तरीके से आपकी संख्या आ जाएगी, और पलटेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, और फिर एक समीकरण आपको बनाना होगा और दो समीकरण आपके हो जाएंगे, उनको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करना आपको आता ही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपए खर्च होगा। अब आप समझिए कि मैं आपसे अगर बोलूं इस तरीके से कि यहाँ तो कुआं खोदने की बात हो रही है। अब मैं एक सिंपली उदाहरण आपको दूं, मान लेते हैं कि आपके छत पे सभी के पास टंकी होगी, ठीक। अब मान लीजिए कि आपके जो छत की टंकी है वह 1000 लीटर की है, 1000 लीटर की टंकी है। अब मैं बोलता हूं कि आप जो है एक मजदूर जो है एक बाल्टी पानी निकालने का जो है मैं दर दे रहा हूं आपको, एक बाल्टी निकालने का वह कितना 10 रुपए लेता है एक बाल्टी निकालने का, और आपकी बाल्टी कितनी है 20 लीटर की है, तो 20 लीटर निकालने का खर्च जो हो गया, ये आयतन है 10 रुपए है। तो आपका पूरा टंकी खाली करने के लिए कितने रुपए लगेंगे, तो यही आप क्या करोगे, पहले तो इसे 20 से भाग कर दोगे, आपकी बाल्टियों की संख्या आ जाएगी, आपके पास मिल जाएगा कितना 50 बाल्टी, और इस 50 में आप 10 का गुणा कर दोगे, 500 रुपए आपका हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये समझ गए आप। इसी तरीके का प्रश्न आप समझिए कि जब आपको कुआं यहाँ पे खोदना है, बोल रहा है कि क्या कि 3 मीटर व्यास का, यानी कि ये मान लीजिए आपका जमीन का स्तर है, ठीक, ये जमीन का लेवल है, और 3 मीटर व्यास इस तरीके से आपने चिन्हित किया, और धीरे धीरे क्या है कि मिट्टी हटाते गए और कुआं जो है वो इस तरीके से खोदते गए। और कितना खोदना है, तो इसकी बेलन की ऊंचाई ये हो जाएगी 14 मीटर, व्यास हमको दिया गया है 3 मीटर, ठीक है। तो ये त्रिज्या में दिखा रहा था, पूरा व्यास जो है इसका 3 मीटर है, ठीक। तो 3 मीटर व्यास यानी कि 2r की वैल्यू आपको 3 दी गई है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, और गहरा कितना खोदना है 14 मीटर, तो h की वैल्यू हो गई 14। अब समझिए कि आपको कितना खर्च होगा ये निकालना है। तो पहले ये आप पता करिए कि कितना मिट्टी हटाना है, आयतन कितना हमको हटाना है, तब आपको, क्योंकि प्रति घन मीटर आपको दिया गया है, जो खर्च दिया गया है वो हर घन मीटर पे कितना आयतन हटेगा इस पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो यहां से हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम कितना होता है इसका πr² h होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए, r है आपका 3/2 गुणे 3/2, ऊंचाई है 14, ठीक। तो अब 14 कट जाएगा 7 से 2 बार में, इस 2 से ये 2 कट गया, फिर इस 2 से काटिए 11 बार में ये कटा, 11 3 33 गुणे 3, ये आ गया 99 घन मीटर, इतना आयतन आ गया। अब खर्च निकालना है जब आपको, तो खर्च कितना हो जाएगा, खर्च हो जाएगा आपका दर गुणे आयतन। दर क्या है 30 रुपए प्रति घन मीटर, तो 30 गुणे 99, ये हो जाएगा कितना 0, और 9 त्रिक 27 के साथ हासिल लगा 2, और 9 त्रिक 27 2 29, 2970 रुपए ये आपके खर्च होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे आपने पूरा खर्च निकाल लिया कुएं को खोदने का, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 तक आपने कर लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जहां भी किसी भी प्रश्न में डाउट रहा होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा, और आपने कितने नंबर खुद से सही किए वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कितना समय आपको सॉल्व करते हुए लगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। और यह क्लास आपको कैसी लगी, पेपर कितना हार्ड टफ आपको लगा या इजी लगा, ये आप मुझे बताइएगा, वो तो आपके नंबर से पता चल जाएगा। खैर, और
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस क्लास को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसी तरीके से बहुत ही आसानी ढंग से पढ़ पाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएं। इसी तरीके से सभी विषयों के लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहां से आप सभी विषयों की तैयारी बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ऐसे बने रहिए। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।